ममता ने बांधा है तुमको इस गरल ब्याल जंजीरों से। हे अर्थित मन सुंदर मानो, सार्थक कर दो इस जीवन को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है। और अगर हमें ऑर्बिटल की एनर्जी समझ में आ जाए तो हम ये भी समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में कैसे फिल करता है, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिटल के एनर्जी को लेकर के। जब हम ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने दो केस आता है। एक केस वो है जहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन, यानी एक केस हमारा मिलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, He+ है, Li+2 है, ऐसे कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कोई एटम हो या आयन हो। अगर हम इसके लिए बात करें तो ऑर्बिटल की एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। और अगर कोई हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करें तो उसके लिए ऑर्बिटल की एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, जो बेसिक रीजन है, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या डिफरेंस है इसको भी समझेंगे, और साथ ही साथ आखिर एनर्जी हम कैसे कंपैरिजन करेंगे ये भी हमको सीखना है। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, इसका मतलब क्या है हमको पता है। एटम के सेंट्रल पार्ट को आप न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसका न्यूक्लियस से अपनी डिस्टेंस, उसके साथ होगा अपना एक रिपल्सन। सपोज दैट हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, कोई एक इलेक्ट्रॉन, कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है। और जब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है और आपने बाहर से इसको अपनी एनर्जी दी, तो इस एनर्जी को गेन करने के बाद में ये क्या हुआ, यहाँ से एक्साइट होकर के ये दूसरे सेल में आ गया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से वो तीसरी सेल में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है वो। यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ तो पहले तो ये फर्स्ट यानी के सेल में था, अब कहाँ चला गया, ये यल सेल में चला गया, या फिर यहाँ देखो तो एन सेल में चला गया। यानी जो चाहे जहां जा रहा है, किसी भी एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो जब वो एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का जो भी अट्रैक्शन लग रहा है वो उसके ऊपर 100% लग रहा है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इसी पर ही लग रहा है। यहाँ पर जाएगा तो डिस्टेंस की वजह से कुछ कमी आएगी, लेकिन जो भी अट्रैक्शन लग रहा होगा इस पर इतना लग रहा होगा। अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात पहले में है, तो जहां है, जब ये यहाँ पर है सेकंड सेल में, तो सेकंड सेल में आपको मालूम है यस और पी सब सेल दो होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहे वो यस सब सेल में जाए चाहे वो पी सब सेल में जाए, इसके एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में चाहे जहां जाए इसकी एनर्जी सेम होगी। यानी कि अगर हम बात करें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वन यस की बात करें तो वन यस है ही, लेकिन जब आप जैसे फर्स्ट सेल में आपका 1s, लेकिन अगर आप सेकंड सेल की बात करो तो यहाँ पर आपका 2s भी है और यहाँ पर आपका 2p है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चाहे 2s में जाए या 2p में जाए उस पर सेम एनर्जी लगेगी, यानी सेकंड सेल में जो दोनों की एनर्जी वो सेम है। ऐसे अगर वो थर्ड सेल में चला गया तो थर्ड सेल में वो, आप जानते हैं कि थर्ड सेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। तो ये तीसरी सेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तीसरी सेल में जाने के बाद में, जिसे आप एम सेल कह रहे हैं, वहां वो यस में जाए या पी में जाए या डी में जाए, इस सम की एनर्जी सेम है, यानी इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। सारा मामला इसी वजह से है। बट अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब हम जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन, मानकर चलते हैं कि यहाँ पर दो, एक ये आपका न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, आप इसके बाहर अलग अलग सेल बने हुए हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाते हैं। मान लीजिए इसको आपने एनर्जी दी और एनर्जी देने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ये पहुंचा है, इलेक्ट्रॉन आपका जो यहाँ पहुंचा है,
अब इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इस सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन पर अब दो फोर्स काम कर रहा होगा, एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, ये दोनों फोर्स फील करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में पहुंच गया तो जो फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है ये सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेता है। शील्ड करने का मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को पूरा पूरा लगने नहीं देता है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से आउटर सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेने की वजह से ये उतना अट्रैक्शन फील नहीं करेगा जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला फील कर रहा था। एक बात, और जब ये सेकंड सेल में पहुंच गया है तो इस रिपल्सन की जब बात होगी तो यहाँ रिपल्सन में कंपैरिजन होगा कि वो यस में जा रहा है या पी में जा रहा है। तो हमको मालूम है कि जो यस ऑर्बिटल है ये कम शील्ड होता है और जो पी ऑर्बिटल है ये ज्यादा शील्ड हो जाएगा। यानी यस ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने का मतलब ये न्यूक्लियस के करीब होगा, और पी ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर कम है तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। तो इसका मतलब क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ज्यादा जाता है तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा फील करेगा, यानी यहाँ पर शील्डिंग ज्यादा लगेगी, और यहाँ पर देखेंगे तो कम लगेगी, यानी यहाँ पर शील्डिंग कम होगी और ये कम रिपल्सन फील करेगा। और जब ये कम फील करेगा तो 2s की जो एनर्जी है वो 2p से कम हो जाएगी। ये किस केस में आया है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक इलेक्ट्रॉन से अधिक हो। यानी अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s और 2p की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। रीजन ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होने की वजह से इस पर इसकी शील्डिंग अलग अलग होती है, इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अलग अलग फील होता है, जिससे इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। क्योंकि हम लोगों ने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है ये भी एनर्जी से रिलेट करते हैं। अट्रैक्शन के केस में एनर्जी घटेगी, रिपल्सन के केस में एनर्जी बढ़ेगी। तो अलग अलग शील्डिंग की वजह से अलग अलग अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील करेंगे, और इसी के लिए ये अलग अलग एनर्जी भी शो करेंगे। तो मेरे दोस्त इतनी बात आप समझ गए हैं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किसी भी सेल की जो एनर्जी है, यहां पर अब एक लाइन आप इंपॉर्टेंट रूप से समझ लीजिए। अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है किसकी? ऑर्बिटल की, वो डिपेंड करती है केवल स्मॉल n वैल्यू पर। स्मॉल n का मतलब केवल सेल नंबर पर डिपेंड करती है। किस सेल का ऑर्बिटल है, K-L-M किस सेल में, इस पर डिपेंड करता है। उसके अंदर सब सेल में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर मुझे बनाना हो तो आपको मालूम है अगर एनर्जी पहले बना तो सबसे करीब आपका 1s है, इसकी एनर्जी होगी। फिर उसके बाद आपका आएगा 2s, सेकंड सेल में आप जाएंगे जैसे K-L, तो यहाँ पर आप देखिएगा 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम होगी। अगर m की बात करें तो 3s, 3p और 3d, इनकी भी एनर्जी सेम होगी। ये जो ग्राफ आप ऊपर की ओर देख रहे हैं ये एनर्जी का ग्राफ है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ रही है। 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके बाद 2s और 2p की। लेकिन 2s और 2p आपस में बराबर हैं बट 1s से ज्यादा है। ऐसे 3s, 3p, 3d आपस में इनकी एनर्जी बराबर है, लेकिन 2s और 2p से ये ज्यादा है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिलेगा 1s, इससे ज्यादा होगा 2s, लेकिन 2s और 2p बराबर होगा 2p। फिर उसके बाद आपका आएगा 3s, इससे और बराबर होगा 3p और 3d। ठीक इसी तरह से आप देखते जाएंगे। यानी यहाँ पर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, ओनली सेल नंबर पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है
तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में जो एनर्जी है ऑर्बिटल की, वो एनर्जी डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और साथ ही साथ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, इन दोनों का सम करिए और सम करने के बाद में अगर इसकी वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम होगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक तो ये केस, पहली बात। ऐसे भी केस आपको मिलेंगे जहां पर n प्लस एल की वैल्यू बराबर हो जाए। कई ऐसे ऑर्बिटल आपको मिलेंगे जिनके सेम n प्लस एल वैल्यू है। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाएगी, उस स्थिति में आपको ध्यान देना है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इंपॉर्टेंट बात है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ऑर्बिटल की एनर्जी डिफाइन होती है, ऑर्बिटल की एनर्जी का जो कंपैरिजन करते हैं, वो n प्लस एल रूल से करते हैं। किससे करते हैं? n प्लस एल रूल से करते हैं। और उस n प्लस एल रूल में एक ही बात है कि n प्लस एल की वैल्यू कम यानी एनर्जी कम, n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, जैसे अगर हम बात करें 2p और 3s, तो 2p n की वैल्यू 2 और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 आपको मिलेगा, n प्लस p, n प्लस एल की वैल्यू 3। सेम यहाँ पर देखोगे n की वैल्यू 3 और s ऑर्बिटल की l की वैल्यू 0, दोनों मिलाओगे तो n प्लस एल की वैल्यू दोनों केस में कितना है? 3 है। बट आपको ध्यान देना होगा, आपको इसे समझना होगा कि जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो एनर्जी किस पर डिफाइन करते हैं? n की वैल्यू पर, और n की वैल्यू यहाँ 2, यहाँ पर n की वैल्यू 3, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, यानी 2p की एनर्जी कम है, 3s की एनर्जी ज्यादा है। इस तरह से हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल पर, अलग अलग सब शेल पर n प्लस एल रूल अप्लाई करेंगे और n प्लस एल रूल अप्लाई करते हुए हम ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू आपको इससे नहीं मिलती, कंपैरिजन किसकी ज्यादा है या किसकी कम है। और इस तरह से हम लोग n प्लस एल रूल को देखते हुए हम इनके ऑर्बिटल की एनर्जी को अच्छे से कैलकुलेट करते हुए हम लोग आगे समझेंगे। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर उसके बाद 2s की, फिर उसके बाद 2p, ये बढ़ती हुई एनर्जी लेवल है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। आपके मन में आएगा 3s 3p के बाद आपका 3d आना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा n प्लस एल की वैल्यू, आगे जो वैल्यू है n और s l, तो n की वैल्यू 4, एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल 0, आपको क्या मिला? 4। 3d की बात करें तो n की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, आपको मिलेगा 5। और आपको मालूम है सबसे पहले क्या चेक करना है? n प्लस एल। पहला आपका काम है आप n प्लस एल वैल्यू चेक करें और फिर उसके बाद में n प्लस एल सेम हो तो n के बीच में कंपैरिजन करें। दो काम। तो n प्लस एल वैल्यू आपने चेक करी, तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 4 है तो इसकी वैल्यू कम तो इसकी एनर्जी कम। इसी तरह से सीक्वेंस बनाते हुए हम चलेंगे तो हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। 3d के बाद में आपका आएगा 4p, 4p के बाद 5s, ऐसा हम लोग अभी आगे सीखेंगे पूरा एक सीक्वेंस है। और इस तरह से जब हम लोग सीख लेंगे तब हमको ये समझ में आ जाएगा किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। तो मेरे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करती है n प्लस एल वैल्यू पर। किसके केस में? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आप जानते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हाइड्रोजन या उसके जैसे 2-4 एटम ही है, लेकिन मैक्सिमम में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत सारे होंगे। तो इसलिए आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली एनर्जी लेवल को, इसमें ऑर्बिटल की एनर्जी का कंपैरिजन आप अच्छे से समझिए और समझते हुए हमको एक सीक्वेंस बना के रखना है। आप इसको समझने के लिए आप इस स्लाइड को देखिए और पढ़िए और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी अलग अलग होती है, उसका कंपैरिजन अलग अलग होता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आप देख लिए होंगे, यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, नीचे एक लाइन लिखी हुई, इसको अभी हम लोग आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल? ये जो शब्द है डीजनरेट ऑर्बिटल, इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं अपभ्रष्ट कक्षक। क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट
अच्छा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। डीजनरेट ऑर्बिटल की डीजनरेसी से क्या मतलब, ये भी एक लॉजिक है, ये भी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या आप इस स्लाइड को देख करके आप पिछले कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो आप इसको भी आप पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, वहां से हम जानते हैं प्रमुख क्वांटम संख्या जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजी म्यूथल यानी दिगंत क्वांटम संख्या एन और एल के आधार पर आप एनर्जी कंपैरिजन कर लेंगे। आप इसे भी देख लीजिए जिसको भी आपको समझाया गया है, और आप यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं कि कैसे कैसे अलग अलग एन प्लस एल वैल्यू के साथ में आप एनर्जी का कंपैरिजन। फर्दर अब यहाँ पर बात हो रही है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने की, और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझे। इससे पहले इस ऑर्बिटल को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह ये रहा है कि अगर कोई ऑर्बिटल है, अगर कोई ऑर्बिटल है, अगर उसकी एनर्जी सेम है तो उसको आप क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट, डीजनरेट, ये वर्ड आपको हमेशा देख के रखना है। डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। जैसे अगर हम बात करें, आपको खूब अच्छे से पता है यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही ऑर्बिटल है तो एक का है तो सेम होगा। लेकिन जब पी की बात करते हो तो आपको पी सब शेल में आपको तीन ऑर्बिटल मिलते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन बोले तो आपका अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है तो नॉर्मली इन सब की एनर्जी सेम है। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल है, इनकी जो तीनों की एनर्जी है वो सेम है, यानी ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है ये? डीजनरेट ऑर्बिटल है। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में नोडल प्लेन को समझते हुए भी हम लोग वहां समझे थे। क्योंकि कितने ऑर्बिटल एक साथ सेम एनर्जी में? तीन, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट। ऐसे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं पेंटा डीजनरेट ऑर्बिटल। यहां तक समझ गए? तो ऑर्बिटल की डीजनरेसी आपको समझ में रखना है। कोई जरूरी नहीं कि 5 हो, 3 हो। आप आगे देखोगे डी में जो 5 ऑर्बिटल वो भी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल सेम है, डब्ल्यू डीजनरेट ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, ट्रिपली डीजनरेट। उस तरह से आप डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बात करना है किसी भी ऑर्बिटल में एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इसको आप समझने के लिए आपको हमने बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर आपको मालूम है कि एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, याद आया? स्टेबिलिटी घट जाएगी। और एनर्जी बढ़ने स्टेबिलिटी घटने के बीच में आप देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी अट्रैक्शन होता है। और आपको यह भी मालूम है कि कोई भी सिस्टम हाईली स्टेबलाइज सिचुएशन में रहता है, जहां तक पॉसिबल वो स्टेबल रहना चाहता है। और जब वो स्टेबल रहना चाहता है, इसका मतलब क्या है? वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। और लोअर एनर्जी स्टेट में यानी लो एनर्जी स्टेट की अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है किसी भी एटम में, आप कहिए इलेक्ट्रॉन तुम जाओ किसी ऑर्बिटल में फिट हो, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या खोजेगा? लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल। क्योंकि भैया लो एनर्जी है, हाई स्टेबल है। हाईली स्टेबल होने का मतलब यहाँ सुकून है, तो सुकून वाली जगह पर सभी लोग जाना पसंद करेंगे। यानी जब किसी इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो सबसे पहले वहां पर उपलब्ध जो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है सबसे पहले उसमें फिल करेगा। और यदि उसके बाद और इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उसके बाद में जो एनर्जी लेवल वाला होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन हर संभव लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। क्योंकि लो एनर्जी के केस में वो अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्शन यानी मोहब्बत फील करता है। और आप भी जानते हैं भाई, आप किस जगह जाना पसंद करोगे? जहां लोग आपको प्रेम करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, या जहां नफरत करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, मोहब्बत यानी प्रेम और स्नेह वाले सौहार्दपूर्ण माहौल में रहना पसंद करेंगे, वहां जाना पसंद करेंगे।
कितने ही जुगाड़ बनता है तो उससे कम उस तरह से आपको देखना है। एनर्जी स्टेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से समझते हुए आप ऑर्बिटल को भरेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल के भरने की बात होती है तो इसके लिए कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसके लिए हम लोग पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्जन नियम, इसे भी हम लोग जानते हैं, इसको भी अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला जो नियम है उसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ आफबाउ नियम भी हम लोग पढ़ेंगे। और ये आफबाउ नियम कुछ नहीं है, आफबाउ का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, यानी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये है आपका आफबाउ। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू कंस्ट्रक्ट, यानी रचना करो, निर्माण करो। और किसकी रचना करना है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे। अगर हम इतनी बात समझ गए तो जिसकी एनर्जी कम वो ऑर्बिटल पहले भरेगा। तो सबसे पहले कौन भरेगा, 1s, फिर उसके बाद कौन भरेगा, 2s, फिर उसके बाद कौन भरेगा, 2p, सॉरी, फिर उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d। इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है। ये सीक्वेंस आप n प्लस यल के हिसाब से आप बना सकते हैं, आपने अभी बनाया ही है। कैसे इनकी अलग अलग एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में रखते हो और इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भी आपका भरता चला जाएगा। और अगर ये भरता जा रहा है तो इसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे जुगाड़ आपको समझने हैं। क्योंकि जब आपको ऑर्बिटल का आइडिया हो जाएगा कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा, तो आपको मालूम है यस कोष में एक ऑर्बिटल, क्यू कोष में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। और इसके अनुसार आपको यह भी पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी एक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो आप इस स्लाइड को पढ़िए, आपके नोट्स बनाने में बहुत ही फायदा करेगा। आप बाउ नियम अभी आपको बता ही दिए हैं, पाउली के अपवर्जन नियम आप पढ़ते थे। किसी भी परमाणु में किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम, ये हम आगे समझेंगे। ये केवल यही बात बता रहे हैं कि भैया किसी ऑर्बिटल में जब तुम इलेक्ट्रॉन भर रहे हो और पी में जो 3 ऑर्बिटल बताते हो, आपको बोला गया डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं और आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, फिर उसके बाद अगर सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब उनकी पेयरिंग शुरू होगी। ये बता रहे हैं हुंड की अधिकतम बहुलकता, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। और आप जानते ही हैं कि हर एक सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, मोस्ट स्टेबलाइज कंडीशन में, मोस्ट स्टेबलाइज्ड स्टेट में रहना पसंद करता है। यहाँ आप देख लीजिए परमाणु की ऊर्जा का क्रम n+l आप हम समझ ही लिए हैं। और जब हम n+l को अप्लाई करते हैं तो हमको एक सीक्वेंस ऐसे मिलता है जिसको याद करने का एक तरीका यह भी है। पहले आपका 1s, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, उस ऊपर की ओर जाने पर उसकी एनर्जी किस तरह से बढ़ रही है आप उसको यहाँ देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको अगर आप अच्छे से समझें तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपको एनर्जी बढ़ती हुई मिलेगी। और इस बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले 1s की एनर्जी सबसे कम, ये पहले भरेगा, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, इस तरह से आप ऐसे जाइए, फिर घूम के आइए, फिर ऐसे जाइए। ये उसका याद करने का एक तरीका है, उसको समझने का एक तरीका है, जिसके हिसाब से अगर हम ऑर्बिटल की एनर्जी का एक क्रम बनाए तो ऑर्बिटल में की एनर्जी का क्रम ये है। और इसी क्रम से इलेक्ट्रॉन भी भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसी क्रम से भरते हैं, यानी इसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्यों, पहले एनर्जी में पहले भरेगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद इसी सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन भरेगा। हाँ, आपको इतनी बात याद रखना है कि जो ऑर्बिटल हैं, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, रीजन एक ही ऑर्बिटल होता है,
पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिटल है। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास 5 ऑर्बिटल है। एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके पास 7 ऑर्बिटल। आपको पता है एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल और यहाँ पर 7 ऑर्बिटल। इस तरह से आप फिल करेंगे और जब फिल करते हुए चलेंगे तो आप देख लेंगे कि कैसे हम इनको इलेक्ट्रॉन भरते हुए सीखेंगे। बहुत सारे तरीके हैं याद करने, बहुत तरीके से आप क्या याद कर सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे याद रखना थोड़ा आसान हो। और अगर इस तरीके को हम समझें तो ये तरीका कुछ हमारा इस तरह से है। आप देखिए, यस यस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। कौन सा पब्लिक स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कौन सा दिल्ली पब्लिक स्कूल? फॉरेन वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी फॉरेन वाला दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से आपने ऑर्बिटल को सेट कर लिया और इसमें आप सीक्वेंस से, ये देखिए आपकी पहली लाइन है तो यहाँ आप 1 लिखिए और इसके बाद ये पहला यस है, उसके बाद जितने भी होंगे आप क्रम से भरते चले जाएं। ये आपका 2s, ये आपका 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s हो गया। ये आपकी दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन में आपका पी शुरू हुआ, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। ये देखिए 3d, 4d, 5d, 6d, 4f और 5f। इस तरह से आप यहाँ से आप नोट कीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसी सीक्वेंस में आप इनको नोट करिए, आपका अपना प्यारा सा सीक्वेंस मिल जाएगा। ये भी याद करने का तरीका है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको आप 2 बार लिखिए, इसी तरह से आप बनाइए और आपको याद हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें आपको याद हो गई तो आप समझ गए किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने का सीक्वेंस इस तरह से होगा। पहले 1s, 2s, 2p बहुत अच्छे से आपने देख लिया, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। जैसे मुझे किसी का लिखना हो, एग्जाम्पल के लिए हम मान लो हमने लिखा मैग्नीशियम 12, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इसका 12 है। तुमको मालूम है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होती, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो आप भरिए भैया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6। ऐसे थोड़ी भरते हुए जाना है कंटिन्यू, नहीं। आप ऑर्बिटल का सीक्वेंस ऐसे बनाइए, फिर आप इलेक्ट्रॉन भरते जाइए और फिर काउंट करिए, जहां पर 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए वहीं पर आप रोक दीजिए। तो आपने रोक दिया 2, 2 4 6 10, 2 12, यानी यहीं पर 12 रुक गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक लिख करके आपका हो जाएगा। और जब आप यहाँ तक लिख लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा भी लिखना चाहें आप लिख लेते हैं, आर्सेनिक 33, कोई दिक्कत नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10 और 4p। कुछ से करते पहले एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 10 30। आपको पता है पी में कितने आएंगे? 6, लेकिन अगर हम यहाँ 6 भरेंगे तो हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट हमको क्या चाहिए? 33, तो हम यहाँ पर केवल 3 भरेंगे और इस तरह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो फिर एक बात होती है कि इनको सेम क्वांटम नंबर, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले जितने भी ऑर्बिटल हैं, जितने भी सबशेल हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को आप एक साथ लिख दीजिए, तो बोरबरी रूल से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगी। जैसे 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 एक ही बार आया जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2 और 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी सेकंड सेल में 2 ऑर्बिटल है s और p, जिसको जोड़िए तो 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड में आपका थर्ड सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है s में, तो आप देख लिए ये 2 8 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरबरी स्कीम से। इसकी बात करो तो 1 वाले में एक ही बार आया है तो आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक बार 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल की बात करो तो s और p 2 बार आया है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और यहाँ 6, यहाँ टोटल हो गए 8। 3 की बात करें तो 3s यहाँ भी, 3p यहाँ भी और यहाँ भी 3d, तो 3 3 एक साथ कर दो तो 2 और 6 10, और सॉरी 2 और 6 8 और 10 18, यानी तीसरे में हो गया 18। चौथे की बात करें भैया, चौथे केस में देखो 2, चौथे के p में देखो भैया 3, इस तरह से आप जोड़ोगे, हाँ चौथे सेल में 5। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कुछ ऐसे भी होंगे
जहाँ पर ये फार्मूला आपका एज इट इज कॉपी नहीं होगा, वहाँ पर जो रीजन है वो हाफ फील्ड और सिंगली फील्ड ऑर्बिटल की ज़्यादा स्टेबिलिटी, कॉपर 29, कॉपर क्रोमियम 24, Ag47, ये आपकी बुक में स्टार लगा करके लिखा गया होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, और लिखने के बाद में फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ पर ये एज़ इट इज़ फॉलो ना होकर के थोड़ा बहुत वेरिएशन है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन पहले आपको जितना भी केवल प्रैक्टिस के लिए आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और समझिए। फिर उसके बाद में एक्सेप्शन वाले जो कुछ हैं, वो एक्सेप्शन है नहीं, उनके पीछे अलग कॉन्सेप्ट लगता है, उसके बाद में हम उसको भी सीखेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है भैया। किसी भी, मान लो आप किसी होटल के मालिक हैं और आपके पास जो कमरे हैं उसमें जब आप गेस्ट को रखते हो तो पहले आपकी कोशिश होती है हम कि सारे कमरे में एक एक गेस्ट रख दें, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तब हम एक कमरे में दो लोगों को रखेंगे। जैसे अगर मुझे भरना तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो, दूसरा यहाँ भर दो, तीसरा यहाँ भर दो, तीन भर गए, मान लो ये पी ऑर्बिटल है, तब चौथे की भरने की बारी तो चौथा यहाँ आ जाएगा, फिर पांचवा भी आएगा तो उसको यहाँ भर देंगे, छठवां आएगा तो यहाँ भर देंगे। सिमिलरली डी ऑर्बिटल में, पांच ऑर्बिटल में सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखिए, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इनकी टोटल स्पिन ज्यादा होती है, और टोटल स्पिन ज्यादा है तो इनकी कैलकुलेट करेंगे आगे, स्पिन की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा इनका टोटल स्पिन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो टोटल स्पिन ज्यादा, यानी स्पिन की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा, और मल्टीप्लिसिटी ज्यादा यानी यही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को लेकर के हुंड रूल। यानी यहाँ पर यही एक बात बता रहे हैं कि भैया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, फिर उसके बाद में उनकी पेयरिंग होगी। आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और फिर टी सब सेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स फाइव ये सारे इलेक्ट्रॉन आप भरिए, डी में आप इसी तरह से भरिए, और इस तरह से भरते हुए आप रूल को समझ लेंगे। यानी केवल एक ही मतलब है, पहले वन बाय वन एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरो, फिर उसके बाद में आप उनकी पेयरिंग करो, फिर उनका युग्मन करो, उनका जोड़ा लगाओ। इसी के साथ आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और यहाँ पर जो रीजन है कुछ के लिए जो हम बात करते हैं कि वहां पर कि जो सीधा-सीधा आप वाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, उसका रीज़न यही है कि जो फुल्ली फ़ील्ड और हाफ फ़ील्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ा-सा कम होती है, और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ही हर एक एटम अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है, तो वो सिंगली फ़ील्ड या हाफ फ़ील्ड सिचुएशन में रहना चाहता है, इसके लिए वो आगे पीछे के किसी इलेक्ट्रॉन को अंदर या बाहर कर सकता है। इस तरह से आप लोग पूरे धैर्य के साथ आपने इस सेशन को सुना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।